Hello students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. Students, I am Shraddha Goyal, your English educator, and our academy, our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine, you are all very good and doing well with your studies. आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी. एंड स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स ग्रामर में कवर किए हैं. हमने एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कवर कर लिए हैं. जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, ये क्लासेस नहीं ली हैं, वो ज़रूर देखिएगा. आपके डाउट्स क्लियर होंगे. आई अश्योर यू फॉर दैट कि जिनको भी ये टॉपिक्स हार्ड लगते हैं, आप ज़रूर ये क्लासेस अटेंड कीजिएगा. आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और फर्दर भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से लॉन्ग टाइम तक वो समझ में आ जाए और आप भूलेंगे नहीं. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्टिव पैसिव का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था. टेस्ट हमने ले लिए थे. इसके बाद जो मेन टॉपिक है, ठीक है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक से, जिसमें एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव, जिसमें टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ था, टेंस का बहुत ज़्यादा रोल था, उसी तरह से आज का जो टॉपिक है उसमें भी टेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. इसलिए स्टूडेंट्स, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट वो टेंस होता है. क्योंकि अगर हम टेंस में वीक है तो आगे के जो टॉपिक्स है उसमें हमें दिक्कत आती है. तो स्टूडेंट्स, आप अपनी टेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आई होप हमारे प्रीवियस क्लास से भी आपको टेंस समझने में बहुत ज़्यादा इजी आपको समझ में आ गया होगा. आपको बहुत ज़्यादा जो है सहायता मिली होगी, हेल्पफुल रहा होगा हमारा वीडियो एज एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ साथ टेंस में भी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी टेंस भी क्लियर होगी. उसी के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें आज वाला टॉपिक समझना है. हमारा बहुत ही इजी वे में हम आज का टॉपिक भी समझते हुए चलते हैं, जो कि है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट डे है हमारा इस टॉपिक का, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे. इसके हमें बहुत सारे रूल्स समझने हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है सेंटेंस डायरेक्ट में है, किस तरह से पता चलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, ये सभी चीज़ें आज हम पहले सीखेंगे. उसके बाद रूल्स जानते हुए, हर एक टेंस का अलग अलग रूल होता है, वो जानते हुए हम हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे. तो पहली स्लाइड में क्या कहा गया है, आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. When we report what a person has said, we do it in two ways. क्या कहना चाह रहा है ये? देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, कम्युनिकेशन. दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, तीन पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है. तो उसमें क्या होता है, किसी ने मुझे कोई बात कही, मैं उसे थर्ड पर्सन को बता रही, मतलब एक पर्सन ने मुझे कहा और मैं उस बात को थर्ड पर्सन को कह रही हूँ. तो मैं कैसे कहूँगी? इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना. क्या है वो दो वेज? मैंने इंग्लिश हिंदी साथ में लेते हुए ये स्लाइड्स बनाई है स्टूडेंट्स, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ, किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है. तो इसमें मैंने लिखा है वही चीज़ कि अंग्रेज़ी भाषा यानी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज में कहने वाला वक्ता की बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. वक्ता क्या होता है? जो बात कह रहा है. तो इंग्लिश में हम दो तरह से बात को बता सकते हैं. किसी ने मुझे कोई बात कही, मैं किसी को बता रही हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं दो तरीके से बता सकती हूँ. तो वो दो तरीके क्या हैं देखते हैं.
when we give the exact word, ध्यान दीजिएगा इस पे, when we give the exact words that the person has used, it is called direct speech. When we give the exact words जब हम देते हैं, जो हमने कहा है, जब किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने एज इट इज, बिना उसमें कोई चेंज किए, एज इट इज मैंने पूरा का पूरा वर्ड, पूरे के पूरे वही वर्ड्स यूज करके वो सेंटेंस बोला है, एक तो ये तरीका होता है. द स्पोकन वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. मुझे किसी ने एक बात कही, मैंने वही बात आपसे कही और एज इट इज कही, उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, और जो मैंने एज इट इज कहा है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. आपने स्टूडेंट्स देखा होगा ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, करो या मरो, ये जो चीजें हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था. तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, नहीं, हमने एज इट इज वो कहा जो उन्होंने कहा था, एज इट इज, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया. तो ये जो बात है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एज इट इज कहा गया है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. व्हाट इज इन्वर्टेड कॉमा स्टूडेंट्स? ये इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है इस तरह से, इन्वर्टेड कॉमास में इसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है. तो एक तो ये तरीका है. देखिए यहाँ हिंदी में मैंने बताया है कि जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों यानी एज इट इज, उसी के शब्दों में कहा जाता है, यानी जैसा उसने कहा वैसा का वैसा मैंने आपको बताया, तो इस ढंग को डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. पढ़ेंगे हम डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. पहले आप ये देखिए कि किसी ने मुझे कोई बात कही, मैंने एज इट इज आपको वही की वही कही है, तो वो चीज हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. और इसके बाद क्या है कि व्हेन वी कन्वे द थॉट्स ऑफ द स्पीकर, दो तरह से हम अपनी बात को बता सकते हैं ना. एक तो वो किसी ने कहा एज इट इज, मैंने कहा. दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा व्हेन वी कन्वे द थॉट्स ऑफ द स्पीकर विदाउट द एक्चुअल वर्ड्स. एक्चुअल वर्ड्स यानी उसने मुझे कहा वैसा का वैसा नहीं बताकर मैंने, बट विथ इट्स फुल मीनिंग इंटैक्ट. वैसा का वैसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब था वो वही था जो उस पर्सन ने मुझे कहा, ठीक है ना. ऐसा होता है कि या तो मैंने एज इट इज कह दिया, कोई चेंजेस नहीं की, या ऐसा होता है कि उसने मुझे जो कहा मैंने आपको कहा पर अपनी लैंग्वेज में कहा, ठीक है, एज इट इज नहीं कहा पर कहा वही जो उसने मुझे कहा, पर एज इट इज नहीं कहा. तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन. वी डोंट यूज इन्वर्टेड कॉमास. तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते. ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच जिसमें हम एज इट इज बात कहते हैं, जब हम किसी की कही भी एज इट इज बात किसी और से कहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है. और जब किसी ने हमसे कहा वो बात हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है ना, एज इट इज नहीं कहकर हम वही मीन दे रहे हैं, जो मीनिंग है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, मीन वही है, लेकिन एज इट इज नहीं है वो, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. और इसे हम, इस इनडायरेक्ट स्पीच को स्टूडेंट्स हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस समझ में आ गया? थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है, वो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इन्हें इन्वर्टेड कॉमास. देखिए स्टूडेंट्स, ये है इन्वर्टेड कॉमा का साइन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है ये दोनों, और यहाँ बीच में आपको अपने वर्ड्स लिखने होते हैं, बोलने होते हैं. रिपोर्टेड क्लॉज का प्रथम शब्द कैपिटल लेटर में से स्टार्ट होता है. रिपोर्टेड क्लॉज क्या होती है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है. रिपोर्टेड क्लॉज क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे. अभी जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप समझते हुए चलिए. तो यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा.
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंसेस है। मोहित ने कहा, मोहित सेड, माई मदर इज बिजी इन द किचन। मोहित ने क्या कहा है कि जो मेरी मम्मी है वो किचन में बिजी है। ये देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा पिक्चर विक्चर भी दी है, थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो मोहित ने कहा है कि मेरी मम्मी किचन में बिजी है। इसमें जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है, मतलब जो स्पीकर ने जो कहा है एज इट इज वही बात यहाँ लिखी गई है। कैसे पता कि जो उसने कहा वही की वही बात लिखी गई है? कैसे पता? इसलिए पता है क्योंकि यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमास में बात कही गई है। जब बात इन्वर्टेड कॉमास में कही जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि बात में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो बात एज इट इज है, बिना किसी एरर के। उसमें एरर नहीं, कोई फेरबदल नहीं है। मोहित ने जो कहा था वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोहित एनक्लोज विद इन इन्वर्टेड कॉमा, मोहित की बात को हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया है। सो इट इज सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या है सेंटेंस? ये था डायरेक्ट स्पीच। हमने किसी की बात को, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इट मीन्स एज इट इज कही गई बात है, और ये होता है स्टूडेंट्स क्या? डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद सेकेंड चीज देखिए स्टूडेंट्स, रंजना सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। रंजना ने कहा था कि वो मार्केट जाएगी, वो शाम को मार्केट जाएगी। तो स्टूडेंट्स रंजना ने कहा था कि वो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि रंजना ने कहा मैं शाम को मार्केट जाऊंगी, नहीं, मैंने कहा रंजना ने कहा वो जाएगी मार्केट। तो यहाँ क्या हमने एज इट इज बात कही है? नहीं, हमने मतलब वही दिया है, हमने बात वही कही है कि उसने ये कहा था, और सामने वाले को पता चल रहा है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं वो मैंने एज इट इज यूज नहीं किए हैं। और अगर एज इट इज यूज नहीं किए गए हैं तो इट मीन्स कि वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। और इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये किस में है? ये है इनडायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? कोई डाउट है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? नहीं है? बढ़े आगे। The above sentence is in reported speech because it does not convey the exact words of speaker. Speaker कौन है? किसने बात कही है? रंजना ने। और exact words नहीं बताए गए हैं इसमें, इसलिए ये क्या है? डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट स्पीच है। And not inverted commas have been used, और कोई भी inverted commas इसमें यूज नहीं किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस डायरेक्ट में अगर होते हैं तो किस तरह से शो होते हैं, और इनडायरेक्ट में अगर होते हैं तो वो किस तरह से शो होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। The verb that introduces the reported speech is called a reporting verb. देखिए ऐसे वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मैं आपको इस सेंटेंस में बताऊंगी रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है। आप बस अटेंटिव बने रहिए स्टूडेंट्स क्लास में। इसके बाद क्या गया? We should also remember that verbs like said, asked, told, wished, ordered, requested and replied are reporting verbs. देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ ऑलरेडी दे ही दिया गया है कि रिपोर्टेड वर्ब्स कौन कौन सी होती है और क्या क्या और हो सकती है। तो यहाँ क्या कहा गया है? एक चीज होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। आपने इस सेंटेंस में, इस गिवन सेंटेंस में दो चीजें पढ़ी है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो
रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब्स जो हमें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताते हैं। तो फिर मैम रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, पहले तो हमने ये देखा है कि ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये इन्वर्टेड कॉमास में कही गई है। यानी मीना सेड टू नितिन, मीना ने नितिन से कहा है। जो भी मीना ने नितिन से कहा वो ये चीज़ है, और इसमें कोई हेरफेर, कोई फेरबदल नहीं है। मीना ने नितिन से कहा आई आर ब्राउनिंग्स। आई आर नहीं है स्टूडेंट्स, आई एट ब्राउनिंग्स। आई एट ब्राउनीज। मीना ने नितिन से कहा मैंने ब्राउनीज खाई। मैंने ब्राउनीज खाई, ठीक है। तो उसने ये नहीं कहा, उसने खुद के लिए बताया, मतलब जैसा उसने कहा वही चीज यहाँ लिखी गई है। हम ये नहीं कह रहे कि मीना ने ये कहा है कि उसने ब्राउनी खाई है। मीना ने नितिन से कहा मैंने ब्राउनी खाई है। मैंने किसके लिए आ रहा है? मीना के लिए आ रहा है। तो ये मीना ने जो कहा वो हमने एज इट इज यहाँ बता रखा है, ठीक है। जो मीना ने कहा एज इट इज हमने बता रखा है, इसलिए ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच। और मीना टोल्ड नितिन, मीना ने नितिन से कहा कि शी हैज ईटन ब्राउनीज। शी किसके लिए आया है? मीना के लिए आया है कि मीना ने ब्राउनीज खाई है। मीना ने ब्राउनीज खाई थी, ठीक है। मीना ने ब्राउनीज खाई थी। मीना टोल्ड नितिन, मीना ने नितिन से कहा कि उसने ब्राउनीज खाई थी। यहाँ मैंने को चेंज करके उसने कर दिया, मीना को ही शो कर रहा है। बात दोनों सेम है, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो एज इट इज नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ तक कंफर्म क्लियर है? अब मैं आपको इसी सेंटेंस के थ्रू बताती हूँ कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब, ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये कि ये जो इसने बात कही है, इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। वापस समझिएगा, कही गई बात को इंट्रोड्यूस जिस वर्ब की सहायता से किया जाता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि क्योंकि ये जो टर्म्स है, ये जो वर्ड्स है, ये जो टर्म्स है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारे आगे आएंगे। मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तब मैं कहूँगी आप रिपोर्टेड स्पीच देखिए, आप रिपोर्टेड वर्ब देखिए। तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है मैम, हमें रिपोर्टेड वर्ब ही नहीं पता। तो इसलिए ये वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, और आपको ये वर्ड्स पता भी होने चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने आपको कि जिन वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोड्यूस की जाती है उन्हें कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है? और ये जो कही गई बात है, ये जो कही गई बात है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फीचर्स यानी विशेषताएं। डायरेक्ट स्पीच की क्या क्या विशेषताएं होती है और इनडायरेक्ट स्पीच की क्या क्या विशेषताएं होती है, थोड़ी बहुत अभी हमने जस्ट पढ़ी है, वही चीज इसको एज अ फीचर्स बताया गया है। आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के फीचर्स क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच के फीचर्स क्या है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। The exact words of the speaker are enclosed within inverted commas in direct speech. इस तरह से inverted commas में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी बात को एग्जैक्ट वर्ड्स में कहा जाता है, और वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में यूज किए जाते हैं। सेकेंड, द स्पीकर इज मेंशन, यानी बात किसने कही है वो मेंशन होता है, ठीक है ना। किसने बात कही है ये मेंशन होगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये इस पर्सन ने ये बात कही है।
तो जो स्पीकर है किसको कही है ये मेंशन हो नहीं हो जरूरी नहीं है, ठीक है, पर किसने कही है ये मेंशन होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं जैसे मीनल सेड टू मूमल, ठीक है। अगर मैं कहूं यश सेड, यहां कॉमा और यहां इन्वर्टेड कॉमास में मैंने बात कंप्लीट की है, ठीक है, ऐसे। तो स्पीकर इज मेंशन्ड, क्या मतलब है इसका कि कहा किसने है ये मेंशन होगा ही। किसको कहा है, मीनल ने या मूमल से कहा है, यहाँ यश ने कहा है, किसको कहा है ये मेंशन नहीं है। तो किसको कहा है ये मेंशन हो या नहीं हो, पर कहा किसने है ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच में मेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच begins with a capital letter. डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ जो हमारा प्रीवियस हमने लिया था। देखिए यहाँ मीनल सेड टू नितिन, यहाँ स्पीकर कौन है, किसने बात कही है, मीनल ने। अब देखिए फर्स्ट वर्ड, ये देखिए फर्स्ट वर्ड आई, तो चलो वैसे भी कैपिटल होता है, आई की जगह कुछ भी होता, आई की जगह कुछ भी होता, अगर शी या कुछ भी, शी तो कैसे होता, आई अपनी इसने खुद के बारे में बताया है, या कोई भी यहाँ वर्ड होता, जो भी यहाँ वर्ड होता, द स्कूल या वॉट एवर, द मीना सेड टू नितिन द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज। अगर मैं कहूँ मीना said to Nitin the schools will remain closed, ठीक है। ये तो देखिए ये है स्पीकर, इसने ये बात इससे कही है, और क्या कही है वो हमने एज इट इज कहा है। इसने कहा कि स्कूल जो है वो बंद रहेगी, तो द जो है, द का टी जो है वो कैपिटल आया है। तो ये याद रखना है कि ये जो वर्ड चाहे कुछ भी हो, द नहीं होकर कोई भी वर्ड हो, वो हमेशा कैपिटल ही आएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो वर्ड्स आएंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। छोटी छोटी बात है स्टूडेंट्स, यही हम मिस्टेक करते हैं, इनको अवॉइड करते हैं। तो आपको परफेक्ट होना है, आपको किसी तरह की कोई एरर नहीं करनी है। A comma is used after the introductory or reporting verb to separate it from the second part of the sentence. From है ये, आपने अगर नोटिस किया होगा तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक कॉमा लगाया है, ठीक है, मैंने यहाँ एक कॉमा लगाया है, ये रहा। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ ये रहा कॉमा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अवॉइड नहीं करना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था, मैंने भी यहाँ कॉमा लगाया है। तो जब हम ये कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ कॉमा जरूर लगेगा। रिपोर्टेड वर्ब के बाद में चाहे कोई अदर पर्सन हो चाहे नहीं हो, वो पर्सन हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद में लगा दो। अगर वो पर्सन नहीं है तो मीना सेड जस्ट, अगर मैं कहूँ मीना सेड, ठीक है, तो इसके बाद में कॉमा लगेगा, ठीक है। ये कॉमा लगाना डायरेक्ट स्पीच में हमें नहीं भूलना जरूरी, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है। अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो कि आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो आपको ये जो फीचर्स है इसके आपको ये ध्यान में रखने हैं, और आपको आना भी चाहिए पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा कि हमें रिपोर्टेड वर्ब के बाद में कॉमा लगाना है। नेक्स्ट, क्यों कॉमा लगाना है? ताकि हम रिपोर्टेड वर्ब को, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो बात कही गई है, उससे हम अलग कर सकें। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज
समटाइम्स द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीकर्स नेम, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इज प्लेस्ड आफ्टर एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो है ये स्टार्टिंग में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही हो, ये स्टार्टिंग में ही हो। कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है या जो बात कही गई है उसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं और किसने कहा है वो बाद में लिख देते हैं, तो ये भी हो सकता है। इसको देखकर हम हमारा सेंटेंस को गलत नहीं समझेंगे। हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा उसका तो जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो हमारी सेंटेंस है वो पहले है और जो पर्सन है, जो स्पीकर है जिसने ये बात कही है, वो बाद में है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, आई विल कम टुमारो सेड माधुरी। तो ये जो सेड माधुरी है ये स्टार्टिंग में नहीं आकर बाद में आया है, तो इसमें हमने सेड माधुरी लिखा है, माधुरी सेड नहीं लिखा। स्टार्ट में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, माधुरी सेड, कॉमा लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में हम ये बात कंप्लीट कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ फीचर्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट से बनाना तो इनडायरेक्ट में ही है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का कोई कॉमा यूज नहीं होता है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था, वापस बता रही हूँ। डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। जिसने जो बात कही है वो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। सेकेंड इज द कॉमा इज नॉट यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पता है ना, जैसे मैंने कहा, वही एग्जांपल ले लेती हूँ दूसरा, मधु सेड, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो स्टूडेंट्स, मधु सेड के बाद मैं ये कॉमा है ना ये नहीं लगाऊंगी। मधु सेड के बाद मैं डायरेक्ट क्या कहा उसने वो यूज करूंगी। मधु ने कहा कि, मधु सेड दैट, इस तरह से यूज करूंगी। कॉमा इज नॉट यूज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद कॉमा का यूज नहीं होगा, बट दैट इज यूज्ड इन इट्स प्लेस। क्या यूज होगा, दैट। दैट को क्या बोलते हैं, कि। मधु ने कहा कि, ठीक है ना, दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा इन इट्स प्लेस। किसकी प्लेस पे, कॉमा की जगह किसका यूज होगा स्टूडेंट्स, दैट का यूज होगा। A comma is not used to separate the indirect speech from the rest of the sentence. जो बाकी का सेंटेंस होगा हमारा उसको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट स्पीच में हमें कॉमा की जरूरत होती है, इनडायरेक्ट में हमें कॉमा की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद थर्ड, all the other punctuating marks like question mark, exclamatory mark, colon, semicolon, all the other punctuating marks are removed in indirect speech. जितने भी ये मार्क्स, पंचुएटिंग मार्क्स हैं वो हम रिमूव कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बनाते हैं तब, एक्सेप्ट द कॉमास और अ फुल स्टॉप एट द एंड। लास्ट में फुल स्टॉप या कॉमा जो भी सेंटेंस की नीड होती है वो रखते हैं। इसके अलावा जितने भी पंचुएशन मार्क्स होते हैं, पंचुएशन मार्क्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। कब, इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। इसके बाद अ कंजंक्शन मे बी यूज्ड टू जॉइन द इनडायरेक्ट स्पीच with the rest of the sentence।
कई कंजंक्शन का यूज होता है, जैसे एक तरह से हमने दैट का यूज किया है। दैट अगर हम यूज नहीं करते तो इसकी जगह जो सेंटेंस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिपोर्टेड वर्ब को अदर सेंटेंस से जोड़ना है। डायरेक्ट में तो हम कॉमा लगा के जो बात कही गई है उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में क्योंकि हम कॉमा का यूज नहीं करते, हम क्या करेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन का क्या काम होता है? आपने अगर कंजंक्शंस पढ़े हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ता है उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स कंजंक्शन का। ये आया आपको समझ में? इसके बाद द टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स denoting nearness of time and positions are changed। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली जो अभी तक हमने 1 to 4 पढ़ा है, ये बहुत ही माइनर रूल्स है। ये आप जब करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने में जहां लगता है वो है ये टेंसेस को ध्यान रखना है, प्रोनाउंस को ध्यान रखना है, वर्ब डिनोटिंग नियरनेस ऑफ, ये देखिए टाइम और पोजीशंस, इसका ध्यान रखना है। टेंस और प्रोनाउंस तो अभी हमने जो एक्टिव पैसिव किया था उसमें भी हमने देखा था। यहाँ नया क्या है? यहाँ हमें टाइम और पोजीशन का भी ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ आने वाला दिन टुमारो, तो हम टुमारो को चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। मैं कल की बात करूँ यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द लास्ट डे, ठीक है, या द प्रीवियस डे। इस तरह से स्टूडेंट टेंस और प्रोनाउन के साथ साथ और भी जहां चेंजेस आएंगे, जिन वर्ड्स में चेंजेस आएंगे वो क्या है? टाइम और पोजीशंस। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपका आज का होमवर्क ये है कि ये तो आपको, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक जितना अच्छे से आज मैंने आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग जितने भी फीचर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नो डाउट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके सामने अगर मैं सेंटेंस दूंगी तो आप बता सकते हैं कि वो सेंटेंस डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपको बनाना है उसके लिए जो मेन रूल्स है, जो मैंने आपको लास्ट लाइन में दिया है, टेंस, प्रोनाउन और टाइम एंड पोजीशंस, इनमें चेंजेस जो आएंगे वो आप प्रिपेयर करेंगे। आज ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बस एक बार आप हल्का सा रिवाइज करके आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस तरह से चेंजेस होते हैं। आपको टेंसेस के चेंजेस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको विथ ट्रिक्स बता दूंगी कि कौन सा टेंस आएगा तो हमें इनडायरेक्ट में उसे कौन से टेंस में चेंज करना है। लेकिन फिर भी एक रिविजन आप करके आएंगे जिससे आप ज़्यादा अटेंटिवली समझेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था, और ये मतलब एक बार आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए टेंस, प्रोनाउन और टाइम एंड पोजीशन की जो चेंजेस है कि किस वर्ड का चेंज में क्या आएगा, किस प्रोनाउन को हम किस अदर प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ये जो वर्ड्स है स्टूडेंट्स ये आप देख कर आएंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जो होमवर्क मैंने आपको दिया है आई होप आप वो करेंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स जितना आज मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। और डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ऐसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।